नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं। स्वागत है आपका उत्तराखंड के बुलेटिन में। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम खबरों की तरफ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर बदलाव की सुगबुगाहट अब तेज हो गई है और एक और जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से इस संबंध में वार्ता की चर्चा है, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी शनिवार को देहरादून पहुंचे। और वहीं आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के बाद लगातार बीजेपी से जुड़े कई अहम मुद्दों को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं अब तेज है। और वहीं सीएम को उपचुनाव लड़ना है और संगठन का इस पर भी लगातार मंथन जारी है। और इस बीच संगठन में अध्यक्ष पद पर बदलाव को लेकर भी चर्चाओं का बाजार अब गर्म हो गया। और वहीं जो 23 सीटें बीजेपी ने गंवाई है उनकी समीक्षा रिपोर्ट भी आ चुकी है, जिस पर अब वरिष्ठ नेता मंथन करेंगे। और दूसरी ओर नई सरकार में दायित्व बांटने को लेकर भी अब इंतजार है और इस दिशा में जल्द ही कुछ अहम फैसले भी हो सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी कहीं भी पुष्टि नहीं हो पाई है। और वहीं आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक शनिवार को मुख्यमंत्री दिल्ली में एक कार्यक्रम में शिरकत करने जा सकते हैं और जिस दौरान वो केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। और इसके अलावा आपको बता दें कि प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी शनिवार को देहरादून पहुंचेंगे और यहाँ इन सभी मुद्दों को लेकर वो बैठक कर सकते हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश में नई नियुक्तियों से नाराज विधायकों को मनाने में पार्टी को शुरुआती कामयाबी मिलने के बावजूद दिलों में खिंचाव अभी भी बाकी है। और वहीं आपको बता दें कि कुछ विधायकों की शुक्रवार को अनौपचारिक बैठक भी हुई और इसमें पार्टी के निर्णय के प्रति नाखुशी तो दिखी ही और साथ में असंतोष प्रबंधन की कवायद भी। अब सबसे ज्यादा मुखर पिथौरागढ़ के धारचूला से विधायक हरीश धामी बैठक में शामिल नहीं हुए। और इसके अलावा आपको बता दें कि पार्टी में निष्ठा और वरिष्ठता की उपेक्षा का मुद्दा पार्टी फॉर्म को गरमाने जा रहा है और विधायक और पूर्व विधायक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। और वहीं कांग्रेस में असंतोष प्रबंधन के बाद ये तकरीबन तय हो गया है कि पार्टी में अब किसी भी तरह की टूटने नहीं होनी चाहिए। और वहीं 10 अप्रैल को नई नियुक्तियों के रूप में पार्टी नेतृत्व के निर्णय से विधायकों के साथ ही पार्टी नेताओं के एक तबके में नाराजगी बढ़ गई थी। और इसके अलावा आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के मान मनोहर के प्रयासों का असर भी दिखाई पड़ा और विशेष रूप से विधायकों के तेवर में ज्यादा तल्खी नहीं देखी जा रही। और वहीं विधायकों की बीते 2 दिन कोई बैठक नहीं हुई और शुक्रवार को अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट से विधायक मदन सिंह बिष्ट के देहरादून स्थित आवास पर विधायकों की ये बैठक हुई। और वहीं बताया जा रहा है कि बिष्ट ने दोपहर के भोजन का न्योता विधायकों को दिया था। और इसके अलावा आपको बता दें कि बिष्ट नई नियुक्तियों के बाद पार्टी हाईकमान पर तीखी टिप्पणी को लेकर चर्चा में रहे। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और चक्राता विधायक प्रीतम सिंह, प्रतापनगर विधायक विक्रम सिंह नेगी और पूर्व विधायक विजयपाल सजवान और राजकुमार बैठक में शामिल हुए थे। और वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी अपने बयान के लिए फिर से चर्चा में और मसूरी में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पप्पू पब्ली कांग्रेस को समाप्त करने के लिए काफी है। और इसके अलावा आपको बता दें कि बीते गुरुवार को गणेश जोशी मसूरी में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे और कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कुछ मीडिया कर्मियों ने उनसे प्रदेश कांग्रेस में चल रही उठापटक को लेकर सवाल किया और इस पर उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम लिए बिना कांग्रेस पर तंज कसा और उन्होंने कहा कि कांग्रेस समाप्त हो रही है और भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ता ही जा रहा है और कांग्रेस के विधायक इस्तीफा देने की बात करें। और यहां तक कि एक विधायक तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट छोड़ने के लिए भी तैयार है। और वही मंत्री ने आगे कहा कि बीजेपी सरकार के कार्यों से प्रभावित होकर लोग पार्टी से जुड़ते ही जा रहे हैं और भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता और विधायक भी बीजेपी की ओर देख रहे हैं। और वहीं उन्होंने इसे कांग्रेस नेतृत्व की नाकामी करार दिया और कहा कि प्रदेश में कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं और दूसरी ओर उनकी टिप्पणी से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गुस्सा भी देखा गया और वही पार्टी उनके खिलाफ धरने प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। वहीं प्रदेश कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष सलाहकार सुरेंद्र कुमार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पार्टी में गढ़वाल क्षेत्र की भारी उपेक्षा का मुद्दा भी उठाया और वहीं उन्होंने पार्टी संगठन की गंभीर त्रुटि सुधारने के लिए उचित दिशा निर्देश जारी करने की भी मांग की। और इसके अलावा आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के मीडिया सलाहकार सुरेंद्र कुमार ने पत्र में कहा कि
संगठन में गढ़वाल की उपेक्षा पर हस्तक्षेप कर सुधार किया जाए। और कांग्रेस में कभी ऐसा नहीं हुआ है और हर क्षेत्र को उचित प्रतिनिधित्व की परंपरा रही है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस में आलाकमान के निर्देश पर डैमेज कंट्रोल शुरू हो गया, लेकिन नेताओं के बीच खिचड़ी पकती भी नजर आ रही। और वहीं गुटों में बंटी पार्टी के नेता शुक्रवार को अलग अलग स्थानों पर मेल मुलाकात करते हुए नजर आए। और कई नेता प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा से मिलने पहुंचे तो कुछ ने प्रीतम सिंह के घर का रुख किया है। और वहीं आपको बता दें कि शुक्रवार को पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह से मदन बिष्ट और विक्रम नेगी की मिले और इस दौरान डॉक्टर हरक सिंह रावत, विजयपाल सजवाना, राजकुमार और सदन में उपनेता सदन भुवन कापड़ी भी मौजूद रहे थे। और इसके बाद विधायक रवि बहादुर, सुमित हृदयेश भी प्रीतम सिंह से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। इसके अलावा आपको बता दें कि पार्टी के भीतर जो कुछ भी चल रहा है इसमें सभी धड़े अपने अपने कुनबों को मजबूत स्थिति में दिखाना चाहते हैं। और इन मुलाकातों की बाकायदा मीडिया को फोटो भी जारी कर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कौन कौन किसके साथ है। और वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के टूट के साथ 10 विधायकों की बैठक का हवा बनाया जा रहा था और नई पार्टी के गठन की बात कही जा रही थी। और मैं पहले दिन से कह रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा और कुछ लोग कांग्रेस को कमजोर करना चाहते और उन्होंने ये सब चलवाया था। और सभी बातें पार्टी के संज्ञान में और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर इन सब मुद्दों पर निर्णय लिया जाएगा और हाईकमान को इससे अवगत करा दिया गया है। वहीं देश विरोधी ताकतों द्वारा ड्रोन तकनीकी का इस्तेमाल किए जाने की आशंका को देखते हुए अब देहरादून स्थित ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर पुलिस अधिकारियों को ड्रोन तकनीक का प्रशिक्षण दे रहा है। और वहीं यूपी एटीएस का पहला बैच डीआरसी से प्रशिक्षित हो चुका है और जिसमें पुलिस अधिकारियों को ड्रोन से संभावित खतरों से निपटने के साथ ही ड्रोन सर्विलांस का प्रशिक्षण भी दिया गया। और वहीं आईटीडीए निर्देशक अमित सिन्हा ने बताया कि जितना जरूरी अवैध ड्रोन को काबू करना है उतना ही अहम तेजी से डाटा सुरक्षित कर इसके संचालकों तक पहुंचना भी है। अब वहीं ड्रोन से कानून व्यवस्था पर ज्यादा प्रभावी नजर रखी जा सकती है। और अभी पुलिस इस मामले में सिर्फ सीसीटीवी फुटेज पर ही निर्भर है और पुलिस में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ना तय है और इसी क्रम में ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि केंद्र सरकार अब ड्रोन उड़ाने के लिए रेड, येलो और ग्रीन जोन चिन्हित भी कर चुकी। एयरपोर्ट सुरक्षा संस्थान जैसे परिसरों से लगता 5 किलोमीटर का दायरा रेड जोन में आता है और इसके बाद इन संस्थानों के 5 से 8 किलोमीटर का दायरा येलो जोन को चिन्हित किया गया। और वहीं येलो जोन में एटीसी की अनुमति से उड़ान संभव है जबकि इसके बाद ग्रीन जोन शुरू होता है। हालांकि ग्रीन जोन में भी अधिकतम 4 मीटर ऊंचाई तक ही बैरोटोक ड्रोन उड़ाना संभव होगा। और वहीं इसके अलावा आपको बता दें कि केंद्र सरकार ड्रोन उड़ाने के लिए पंजीकृत संस्थानों से सर्टिफिकेट की भी अनिवार्य कर चुकी और इसके साथ ही राज्य सरकार भी ड्रोन पॉलिसी लेकर आ रही है। वहीं उत्तराखंड सरकार बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को हर महीने सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने जा रही और इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने अब अपनी तैयारी भी शुरू कर दी और लगभग 6.5 लाख लाभार्थियों को लाभ मिलने की उम्मीद भी है। और वर्तमान में समाज कल्याण विभाग की ओर से वृद्धों और विधवाओं और दिव्यांगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है, लेकिन इसका भुगतान हर तिमाही किया जाता है। और इसके अलावा आपको बता दें कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत प्रदेश में लगभग 4.5 लाख बुजुर्गों को प्रति महीने 1400 रुपये से और वहीं करीब 1.70 लाख विधवाओं को 1200 रुपये पेंशन दी जाती और इसके पाने के लिए लाभार्थियों को 3 महीने का इंतजार करना पड़ता है। और अब प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली से जोड़कर इस पेंशन को हर महीने देने की तैयारी की है। और नई व्यवस्था से जहां भुगतान में पारदर्शिता आएगी और वहीं लाभार्थी को 3 महीने का इंतजार अब नहीं करना पड़ेगा। और इसके अलावा आपको बता दें कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन को हर महीने भुगतान करने की व्यवस्था पर भी विचार किया जा रहा है और वर्तमान में सभी पेंशन धारकों को 3 महीने में डीबीटी के माध्यम से पेंशन दी जा रही है। और वहीं उत्तराखंड में जंगलों की आग शांत नहीं हो रही और शनिवार सुबह सीमांत जिले पिथौरागढ़ में जंगल की आग भड़क गई और यहां भी लगातार वन क्षेत्रों को नुकसान की खबरें सामने आ रही। और इसके अलावा आपको बता दें कि जिले के मुख्यालय से लगे जंगलों के साथ साथ बेड़ीनाग, गंगोली हाट,
करनाली छीना, डीडी हाट और अस्कोट के जंगलों में भीषण आग लग गई। और वहीं डीएफओ कोको रोसो का कहना है कि आग को बुझाने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है और आग की अधिकतर घटनाएं पंचायती वनों में है और दूसरी ओर गढ़वाल में गोपेश्वर के पटियालधार नर्सिंग कॉलेज के पास के जंगल में लगी आग को फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू कर लिया और घरों की तरफ पहुंची आग से 2 गौशालाएं भी जल गई, लेकिन अग्निशमन कर्मियों ने वहां बंधे 6 पशुओं को सुरक्षित निकाल लिया। और वहीं फायर सर्विस गोपेश्वर से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार रात करीब 9 बजे उन्हें सूचना मिली थी कि पटियालधार के जंगल में आग लगी और आग तेजी से घरों की तरफ भी बढ़ रही। और वहीं फायर सर्विस की टीम 2 फायर टेंडरों के साथ मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए और आग तेजी से नर्सिंग कॉलेज, आवासीय भवनों और सेंटर स्कूल की ओर बढ़ रही थी और जिसे कर्मियों ने समय रहते बुझा दिया। और लेकिन यहां पर देवेंद्र और राजू की गौशाला आग की चपेट में आ गई और वहीं गौशालाओं में 6 पशु बंधे थे और वहीं फायर कर्मियों के भीषण आग के बीच पशुओं को रेस्क्यू कर सुरक्षित बचा लिया गया। और इसके अलावा श्रीनगर के समीप खोला, सुमाड़ी और वहीं खंडार में रात भर जंगल में आग जलती रही और सड़क मार्ग पर स्थित जंगलों में अग्निशमन आग बुझाने में जुटा रहा, जबकि सुमाड़ी टावर के नीचे काफी बड़े क्षेत्रफल में आग बुझाने में वन विभाग के पसीने छूट गए। और वहीं खोला में स्लीपर जलने के बाद वन विकास निगम के अधिकारी शुक्रवार को क्षति का आकलन करने भी पहुंचे। यूपी के रोडवेज का बिना टैक्स दिए उत्तराखंड में बस संचालन की दादागिरी बरसों से चली आ रही है और वहीं 2018 में हुआ परिवहन करार भी इस पर लगाम नहीं लगा पाया। हालत ये है कि न केवल बढ़ी हुई दरों बल्कि इससे पूर्व से भी कई साल से यूपी रोडवेज टैक्स नहीं दे रहा है। और इसके अलावा आपको बता दें कि 29 अक्टूबर 2018 को उत्तराखंड और यूपी के बीच परिवहन करार हुआ था और इसमें यह तय हुआ था कि रोजाना यूपी रोडवेज की बसें उत्तराखंड राज्य की सीमा में 216 मार्ग पर 2472 ट्रिप के साथ कुल 1,39,000 किलोमीटर चलेंगी। और इसी तरह उत्तराखंड रोडवेज की बसें यूपी की सीमा में रोजाना 335 मार्गों पर 1,725 ट्रिप और 2,52,000 किलोमीटर की यात्रा करेंगी। और वहीं इस करार में यह भी तय हुआ था कि यूपी रोडवेज की बसें उत्तराखंड में हर महीने अपना टैक्स जमा कराएंगी। और वहीं करार के तहत उत्तराखंड तो हर साल टैक्स जमा करा रहा है, लेकिन यूपी ने कई साल से टैक्स जमा ही नहीं कराया। और इसके अलावा आपको बता दें कि परिवहन विभाग ने एक बार फिर यूपी परिवहन निगम को पत्र भेजा और उत्तराखंड के सर्वे के मुताबिक हर महीने यूपी की 1400 बसें आ रही, लेकिन यूपी का कहना है कि इनकी संख्या अब कम है और अब यूपी के रुख से ही साफ होगा कि कितनी बसों का कितना टैक्स मिलेगा। और वहीं आपको बता दें कि सर्वे से पहले यूपी की ओर से 5 से 6 करोड़ सालाना दिए जा रहे थे। और वहीं लोगों को झांसा देकर चौथी शादी करने जा रहे एसएसबी के जवान को उसकी तीसरी पत्नी ने चप्पलों से बुरी तरह से पीट डाला है। और वहीं पुलिस को साथ लेकर पहुंची महिला ने सजे धजे दूल्हे को शादी के मंडप से उठाकर दौड़ा दौड़ा कर चप्पलों से पीटा है और इससे विवाह स्थल में अफरा तफरी मच गई। और वहीं पुलिस किसी तरह दूल्हे को बचाकर थाने ले गई। और वहीं आपको बता दें कि यूपी के ग्राम फतेहपुर तहसील कांड जिला मुरादाबाद निवासी मदन उर्फ बंटी एसएसबी में कुक के पद पर तैनात है और उसकी तैनाती जम्मू कश्मीर में है। और मदन शुक्रवार को अपनी चौथी शादी करने गदरपुर की कंबोज धर्मशाला पहुंचा था और शादी की भनक लगने पर मदन की तीसरी पत्नी कृति सैनी भी पुलिस को लेकर मौके पर पहुंच गई और शादी को रुकवा दिया गया। और वही मंडप में ही चप्पलों से दूल्हे की पिटाई कर दी गई। और इसके अलावा आपको बता दें कि कृति सैनी के भाई भारत सैनी ने बताया कि मदन की शादी 27 अप्रैल 2021 को उसकी बहन कृति के साथ हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। और भारत सैनी ने यह भी बताया कि अब उन्हें पता चला है कि मदन ने पहले भी शादी कर रखी थी और पहले 2 पत्नी को वो तलाक दे चुका है और उनकी बहन कृति को तलाक दिए बिना अब चौथी शादी करने जा रहा था। और सूचना मिलने पर भारत सैनी अपनी बहन को साथ लेकर थाना गदरपुर पहुंचा और उसने आरोप लगाया कि युवक पहले से ही 2 से 3 लड़कियों को धोखा दे चुका है। और इसके अलावा आपको बता दें कि साल 2013 में एक लड़की द्वारा मदन पर शोषण का भी आरोप लगाया गया था।